चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनोड रेस की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब ये एनोड रेस और प्रोटॉन का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखे। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ये जो कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन है, तो हमने देखा कि कैथोड रेस are what? These rays are just the stream of these negatively charged electrons. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं तो उसी को कैथोड रे कह देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ मूव करते हैं तो उसको एनोड रेस कह देते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक ही साथ पढ़ना है, लेकिन एक यहां थोड़ा सा पेचीदगी मामला है। पेचीदगी क्या है? पेचीदगी ये है कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड एनोड रेज, देन योर आंसर वुड बी यूजन गोल्डस्टीन, EUGENE, यूजन गोल्डस्टीन, STEIN। ओके, लेकिन अगर ये पूछा गया कि भाई बताइए कि हु डिस्कवर्ड दिस प्रोटॉन, तो यूजन गोल्डस्टीन का नाम यहां पर नहीं आता है। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, देन द आंसर वुड बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो मन में सवाल आएगा कि सर आप तो बोल रहे हैं कि भाई प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को हम लोग कैथोड रेस कहते हैं, ठीक उसी तरह प्रोटॉन की स्ट्रीम मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ मूव करें, देन दीज आर कॉल्ड एनोड रेस। तब फिर सर जब इस गोल्डस्टीन ने अगर एनोड रेस की डिस्कवरी की तो उन्हीं ने ही प्रोटॉन की भी डिस्कवरी की, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, एनोड रेस कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, यही सब हम अब इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं। चलो बच्चों, देखा जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुरू किया जाए। देखिए कितना सुंदर मैंने आपको हाथ से एक ड्राइंग आपके लिए बनाया है, जरा देखें गौर से क्या है इस ड्राइंग में। ये बच्चों एनोड रेज एक्सपेरिमेंट है और दिखने में ठीक वैसा ही है जैसा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था। यहां भी क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने कहीं पर लिखा नहीं इसके बारे में कि डिस्चार्ज ट्यूब है, तो चलो लिख देते हैं। This tube is what? This is a discharge tube. This is a discharge tube. Done. ठीक ऐसा ही डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करता था जब हम लोग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करते थे। वही डिस्चार्ज ट्यूब ये भी एकदम सेम है, देयर इज नो चेंज। एक्सपेरिमेंटली चेंज है। देखो चेंज क्या है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता था कैथोड रेज में, कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, इट्स अ ट्यूब मेड ऑफ ग्लास, और इस ट्यूब में क्या होता था, इसके दोनों एंड्स पे दो मेटेलिक स्ट्रिप्स रहती थी, और उन मेटेलिक स्ट्रिप्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते थे। तो यहां भी हाई वोल्टेज की बैटरी से मेटेलिक स्ट्रिप्स को कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, फिर क्या होता था भाई, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये जिस स्ट्रिप से कनेक्टेड रहता था बच्चों, दैट वाज नोन एज कैथोड। तो यहां भी भाई कैथोड है, यहां भी कैथोड है ये। अच्छा, फिर क्या होता था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड रहता था, दैट स्ट्रिप वाज नोन एज एनोड। तो यहां भी एनोड है। ये लेक्चर पूरा पिछले से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं पिछले का रेफरेंस ले रहा हूं ताकि आपको चीजें आप भी रिलेट कर पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां तक तो बात वही है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो स्ट्रिप कनेक्टेड है दैट इज एनोड, और बच्चों जो नेगेटिव से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम कुछ गैस भर देते थे या एयर भर देते थे, बट उस एयर का प्रेशर काफी कम रखा जाता था, है ना, या उस गैस का प्रेशर काफी कम रखना पड़ता था। तो गैस का प्रेशर कम करने के लिए क्या करते थे, वी यूज्ड अ वैक्यूम पंप। तो भाई यहां भी एक वैक्यूम पंप है। देखो, इस वैक्यूम पंप से क्या कर सकते हैं, आप गैस को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये गैस जो है थोड़ी बहुत रहेगी तो उसका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा।
सो दिस गैस इज मूविंग टू द वैक्यूम पंप। तो देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एनोड रेज में एक वैक्यूम पंप हुआ करता था, यहाँ भी एक वैक्यूम पंप है। अच्छा फिर क्या होता था भाई, फर्क क्या है? ये सब तो जो देख रहे हो वो तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं। नाउ देयर इज वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस? वहां क्या होता था बच्चों कि हम एनोड को परफोरेटेड करते थे, एनोड के बीच में छोटे छोटे होल करते थे, इस स्ट्रिप के बीच में छोटे छोटे होल करते थे, और पीछे जो उसके पीछे का जो स्क्रीन रहता था या पीछे का जो ट्यूब का हिस्सा रहता था उसे जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर देते थे, ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स उस पर टकराते थे तो वहां पर एक फ्लोरोसेंस जनरेट होती थी। यहां ठीक उल्टा है। यहां हम क्या करते हैं दैट हम लोग जो परफोरेटेड एनोड की जगह परफोरेटेड कैथोड बनाते हैं। देखो ये छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना बीच में, सो दिस इज परफोरेटेड कैथोड। अब सवाल है कि सर यहां पर आप परफोरेटेड कैथोड क्यों बना दिए? देखिए परफोरेटेड कैथोड बनाने का रीजन क्या है? दिस इज एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, दिस इज नॉट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अच्छा एनोड रेज पहले अभी जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट एक बार समझ लेंगे पूरा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ सर यहां पर कैथोड को परफोरेटेड करने की आवश्यकता क्यों है। अच्छा फिर यहां पर दरअसल, और यहां पर क्या होता है, जैसे एनोड परफोरेटेड होता है तो सॉरी, जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था तो एनोड परफोरेटेड करते थे तो उसके पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते थे। यहां पर हमने कैथोड को परफोरेटेड कर दिया तो कैथोड के पीछे वाला जो स्क्रीन है उसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट यहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। अब बच्चों ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग है तो इससे देखो क्या होता है, यहां पर कोटिंग क्यों की गई, और मन में आएगा कि सर ये कैथोड में क्यों आपने होल किए। देखिए होता क्या है, इस रे को हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं और उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं? देखिए कारण ये है बच्चों, क्या हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, यूजन गोल्डस्टीन। इनका नाम था यूजन गोल्डस्टीन, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1886 में, भी मैं लिखवा दूंगा, ये जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं दिस वाज एक्चुअली परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक, तभी मैं ये सब चीज लिखवा दूंगा। तो गोल्डस्टीन ने देखा, इससे पहले जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, उस कैथोड रेज जो जूलियस प्लकर वाला एक्सपेरिमेंट था कैथोड रेज वाला, तो जूलियस प्लकर ने क्या देखा? जूलियस प्लकर ने यह देखा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं। अच्छा, लेकिन गोल्डस्टीन ने यह देखा कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं। जब प्लकर ने देखा, फिर थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया, तो जूलियस प्लकर का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें यह था कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते थे, तो वो उनका मूवमेंट बच्चों कैथोड से एनोड की तरफ होता था। मीन्स पार्टिकल्स विच वर मूविंग वर ओरिजिनेटिंग एट कैथोड, वो कैथोड से ओरिजिनेट हुआ करते थे। तो उस एक्सपेरिमेंट को जो प्लकर वाला, जूलियस प्लकर, आपको अगर नाम याद है, तो ये जो जूलियस प्लकर वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल्स थे वो कहां से जनरेट हुआ करते थे? वो जनरेट हुआ करते थे कैथोड से। सो दैट एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, चूंकि वो नेगेटिव पार्टिकल्स थे। अच्छा, पार्टिकल्स मूव क्यों करते थे? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जरा गौर से देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर ये वाला डायरेक्शन क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लो पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो सदैव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है। एक मैं छोटा सा एक यहां सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट यू मे बी वेरी मच क्लियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। लेट्स से दिस इज योर लो पोटेंशियल
लो पोटेंशियल पॉइंट, है ना, एंड दिस साइड इज योर हाई पोटेंशियल पॉइंट। बच्चों ये सब बहुत ही बेसिक्स हैं, बट स्टूडेंट्स जनरली नहीं समझते हैं ठीक से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही बच्चों क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड होता है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज द फोर्स QE। दिस इज द फोर्स QE। तो Q तो स्केलर है, तो ये चूंकि यहां पर ये Q पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव है, या चलो Q मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं। इसका चार्ज जैसे Q है, और अगर यहां पर एक माइनस चार्ज ले लेते हैं तो इस पर जो फोर्स होता है वो उस साइड आ जाता है। भाई इसका चार्ज जैसे -Q हो गया तो Q माइनस QE, तो वेक्टर में एक माइनस लगा देने से वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, सबसे पहले याद रखेंगे, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट काम करता है। तो ये जो प्लकर वाला एक्सपेरिमेंट था, फिर जिसको किया बाद में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या होता था बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी वहां भी थी, वहां भी इसी तरह से आपने बैटरी अप्लाई की थी, हाई वोल्टेज की बैटरी रहती थी, और यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वही डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर जो मूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग वो इलेक्ट्रॉन का ना दिखा के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का दिखाते हैं। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, गोल्डस्टीन ने देखा, गोल्डस्टीन से पहले जैसे जब गोल्डस्टीन ने देखा कि भाई गोल्डस्टीन नहीं, जैसे हम लोग बच्चों जो प्लकर वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, तो एक पॉजिटिव पार्टिकल का भी मूवमेंट होना चाहिए, और ही कंफर्म्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो एनोड से जनरेट हो रहे हैं और एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, चूंकि वो पार्टिकल्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो उससे ये पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चूंकि ये पार्टिकल्स एनोड से जनरेट हुए, इसलिए स्ट्रीम ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज टर्म्ड एज एनोड रेस। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि कैथोड से जनरेट होते थे बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को बोला गया कैथोड रेस, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम को बोला गया एनोड रेस। ध्यान रहे भी मैं प्रोटॉन का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने अभी तक प्रोटॉन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की बात की ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा, गोल्डस्टीन ने ये कहा कि नहीं ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। कंफर्म करने के लिए उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड किया, पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, तो जो बीच में होल्स थे उनसे भी वो पार्टिकल्स चूंकि तेजी से मूव करते हैं, तो होल्स के थ्रू मूव किए और इस प्लेटिंग से टकराए जिंक सल्फाइड की कोटिंग से, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस जनरेट हुआ, थोड़ा सा फ्लैश या ग्लो जनरेट हुआ। मैंने ग्लो को अपने हाथ से जितना भी ठीक से दिखा सकता था मैंने दिखाने का प्रयास किया है। एनीवेज, सो दिस इज द ग्लो, और यू कैन से फ्लोरोसेंस, है ना, दिस इज द फ्लोरोसेंस। ओके, तो क्या होता है कि ये हुआ तुम्हारा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब बात बाकी तो सब वैसे ही था कि गैस को लो प्रेशर पर रखना था, चूंकि मूवमेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सुगमता से हो सके। लो प्रेशर पर रखने के लिए क्या किए, वैक्यूम पंप का यूज किए, यहां से काफी हद तक गैस बाहर निकाल दिए, और बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाए ताकि अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक ठाक होगी तो Q इंटू E जो फोर्स होगा वो भी अच्छा खासा होगा, तो इनका मूवमेंट आसानी से हो सकेगा। सो दिस वॉज द
ऑल अबाउट द एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, और ये एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। अच्छा, मैंने नीचे लिखा हुआ था एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, एनीवेज। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि उसको कैथोड रेज क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स कैथोड से जनरेट होते थे, कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे, और यहां पर ये पार्टिकल्स बच्चों एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। बस इतना डिफरेंस है। इसलिए चूंकि एनोड से जनरेट होते हैं इसलिए इन्हें पॉजिटिव चार्ज, इन्हें एनोड रेज बोल दिया गया। सो व्हाट इज एनोड रेज? दिस इज जस्ट a स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अभी ध्यान रखें कि प्रोटॉन की बात नहीं है, प्रोटॉन का जिक्र नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की कोई बात ही नहीं की। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, वट एवर वी स्टडीड। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार मेन बातें हम लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें तो हमारे साथ रह जाएंगी सारी चीजें। सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? तो हम शुरू करेंगे दैट इन 1886 यूजन गोल्डस्टीन, यू स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे बच्चों, यूजन GOLDSTEIN, यूजन गोल्डस्टीन। इन्होंने ये हमें एनोड रेस की बात जो कर रहे हैं तो क्रेडिट गोज टू हिम, यूजन गोल्डस्टीन। तो यूजन गोल्डस्टीन परफॉर्म्ड an experiment similar to cathode rays experiment, अच्छा, तो लेकिन उन्होंने बस चेंज क्या किया, he made a small change, क्या स्मॉल चेंज रहा उनका? a perforated cathode was used. By him. तो ये जो हमारे गोल्डस्टीन थे, इन्होंने जो छोटा सा चेंज किया वो ये चेंज किया कि परफोरेटेड एनोड की जगह ही यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड। फाइन। अच्छा, बाकी केवल इस चेंज के अलावा बाकी सारा सेटअप एग्जैक्टली सेम ही था जैसा कि किसमें था, जैसा कि आपके कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में था। तो rest of the setup was exactly similar as that of cathode rays experiment. बाकी सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में था। He found that in addition to a stream of negatively charged particle, charged particles, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां से कहां मूव कर रहे थे? इनका जो मूवमेंट था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनका मूवमेंट था कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड की तरफ ये जाते थे।
तो बच्चों ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे ये तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते थे। तो इनके अलावा गोल्डस्टीन ने यह देखा कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम भी है। सो इन एडिशन टू दिस स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनका मूवमेंट कैथोड से एनोड होता था, देयर इज another stream of there was another stream of positively charged particles. Positive charged particles. There was another stream of positively charged particles मूविंग, और उनका मूवमेंट कहां से कहां था? वो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ श्री गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम तो है ही, वो तो पहले ही से बात पता हो गई थी, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही पता चल गया था। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम भी है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट होता था। चूंकि बच्चों ये पार्टिकल्स एनोड से जनरेट हुए या एनोड से कैथोड की तरफ गए, तो इन पार्टिकल की स्ट्रीम को नाम दे दिया गया एनोड रेस। इनको क्या नाम दे दिया गया? एनोड रेस। अच्छा, एक नाम इसको और दिया जाता है बच्चों, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेस। कैनाल क्या होता है? कैनाल का मतलब होल होता है। तो जो कैथोड में होल थे उससे मूव किया तो उसको कैनाल रे भी कह देते हैं। तो इस टर्म को भी हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। एज these positively charged particles were originating from anode, a stream of these particles was termed as क्या बोला गया बच्चों ने? इन्हें बोला गया एनोड रेस। द स्ट्रीम वॉज कॉल्ड एनोड रेस, है ना। ये जो स्ट्रीम थी उन स्ट्रीम्स को बोला गया एनोड रेस। तो कोई पूछे क्यों इसका नाम एनोड रे पड़ा, तो आप बताएंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स एनोड से जनरेट होते थे, एनोड से ओरिजिनेट होते थे, इसलिए इनका नाम एनोड रेस पड़ गया। अच्छा ठीक। इन पार्टिकल्स का इस एनोड रे का बच्चों एक और नाम है, इसका एक और नाम है कैनाल रेस भी इसको बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया भाई एनोड रेस, इसी का एक और नामकरण हुआ कैनाल रेस। तो कैनाल रेस क्यों बोला गया? These particles passed through small holes को ही दरअसल कैनाल्स भी कहते हैं, स्मॉल होल्स या कैनाल्स। पास थ्रू स्मॉल होल्स ऑफ कैथोड। कैथोड में हमने जो छोटे छोटे छेद किए हैं उनसे पास कर जाते थे ये पार्टिकल। दैट्स वाई पास थ्रू स्मॉल होल्स ऑफ कैथोड। Therefore these streams of particles
also termed as इनका दूसरा नाम था बच्चों कैनाल रेस. दे वर ऑल्सो टर्म्ड एज कैनाल रेस. यहां भी स्ट्रीम्स कर देते हैं. ओके, तो ये तो हुआ कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप की कैसा था. तो सेटअप एकदम वैसा ही था. सेटअप जो है एकदम वैसा ही था जैसा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का था, सिवाय एक पर चेंज के. और वो चेंज क्या था कि यहां पर उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड कर दिया. तो कैथोड के कैनाल से ये पार्टिकल्स पास किए, तो इनका नाम कैनाल रेज भी बोला गया इन्हें, और इन्हें एनोड रे भी बोला गया. तो बच्चों ये तो रही एनोड रे और कैथोड रे की बात. और अगर कोई कहे कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, तो जवाब देंगे आप यूजन गोल्डस्टीन. इस बात को भी लिख लीजिए. वैसे तो मैंने शुरू में बता ही दिया है. तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि भाई डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, तो आप इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे, आप बच्चों इसका आंसर देंगे यूजन गोल्डस्टीन. और कब ये सब काम उन्होंने किया? 1886 में. ओके, तो चलो ये तो भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया. और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो भी बात समझ आ गई. अब ये जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था, इसके जो इससे जो एनोड रेस की बात पता चली, तो एनोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक और कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क है. तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने, जिसमें उन्होंने की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करी, तो उनसे जो रेस बनी है, उनकी जो स्ट्रीम थी, तो जो एनोड रेस थी, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा कर ली जाए. सो नाउ कम टू characteristic of anode rays. अब बच्चों जरा अब थोड़ा मामला गंभीर है, इसको गौर से समझें. सबसे पहली बात तो यह है कि ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा कहां से हुए? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आए कहां से, ये समझना होगा. देखो कहां से आए. जैसे क्या होता है कि हम जब वो जो अपना एनोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब था या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था, जब उसमें एक बहुत हाई पावर की बैटरी लगाते हैं, तो उसके अंदर जो गैस होता है, वो गैस क्या होता है बच्चों? आयनाइज हो जाता है. क्या होता था कि जैसे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हम कोई गैस भरते थे. सो लेट्स से दिस इज द ट्यूब. ये रफली मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया. अच्छा, फिर क्या होता था कि बच्चों इसके दोनों साइड, इसके दो टर्मिनल रहते थे, दो इलेक्ट्रोड होते थे. और एक को हम क्या करते थे कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, तो वो कैथोड हो गया. और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, तो वो एनोड हो गया. इस एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल और हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी मेड इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें कि कैथोड रे था. तो ये मानते हुए कि आपको वो चीज पता है, तो हम लोग ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे. तो भाई ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल. अब गौर करिए, इस बहुत हाई पावर के वोल्टेज के चलते, यहां पर हाई वोल्टेज है, क्या होता था कि इसके अंदर जो गैस है वो आयनाइज हो जाती थी, क्योंकि आपने प्रेशर को भी कम कर दिया. तो जो प्लकर ने किया था कि गैस का जो आयनाइजेशन है उसके लिए क्या आवश्यक है, तो प्लकर ने बताया कि गैस को अगर आप आयनाइज करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा,
तो आप क्या करिए कि फिर तगड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दीजिए, वोल्टेज अच्छा खासा रखिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि प्रेशर आप कम कर दीजिए। तो एक वैक्यूम पंप से हम लोग क्या करते थे कि गैस की काफी मात्रा बाहर निकाल देते थे, जिससे कि प्रेशर कम हो जाता था। बच्चों, ये सब चीजें आपको अगर मन से समझ में आती हैं तभी ना आपको पढ़ने में कुछ फायदा होगा, लेकिन आप केवल अंधाधुंध अगर रटते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इस वैक्यूम पंप से प्रेशर लो हो जाता था और हाई वोल्टेज था। अब जैसे मान लीजिए आयनाइजेशन का मतलब क्या है, से हमने कहा कि हमारे इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसका जो हाइड्रोजन एटम है तो उसका आयनाइजेशन कैसे होगा? उसका आयनाइजेशन ऐसे होगा कि उससे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं दूसरे सेपरेट कलर से लिख देता हूं सो दैट इट में बी इवन मोर क्लियर टू यू। तो उसका अगर हमें आयनाइजेशन कराना है तो हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन जब आयनाइज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये H+ भी तो रहा। तो जब गैस का आयनाइजेशन होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो एक कैटाइन भी तो बनेगा, वो भी तो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो गोल्डस्टीन से पहले सबका ध्यान केवल इलेक्ट्रॉन की ही तरफ था। नहीं, ठीक है भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये जो है नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा कैसा? ऐसा मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के विषय में ही तो बताता है, लेकिन जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है वो इस H+ को बताता है, क्योंकि ये भी तो चार्ज ही है, और चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स आता है दैट इज Q × E। सो इफ देयर is any charge which is placed in an electric field, तो it experience a force। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो इसको कहाँ ले जाता था? कैथोड से एनोड की तरफ। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर बच्चों जो फोर्स है वो इसको एनोड से कैथोड की तरफ ले जाता था। तो ये बात तो मन में आनी चाहिए ना कि ये सर ठीक है, आप गोल्डस्टीन की कथा बता रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कौन सा? यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और एक और बड़ी, चूंकि हम कैरेक्टरिस्टिक देखना चाह रहे थे, जो मेन इसका क्रक्स है वो आप समझ लीजिए तो आप सब समझ जाएंगे। देखो बच्चों, जैसे हमारा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने गैस ले ली हाइड्रोजन। तब आयनाइजेशन कैसा हुआ? तब आयनाइजेशन ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो H+ हो गया कैटायन और इलेक्ट्रॉन हो गया एनाइन। अच्छा, कोई क्या करे कि गैस जो है हाइड्रोजन की जगह कुछ और भर दे। मान लीजिए उसने क्या किया, नाइट्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में ले ली। तो जो नाइट्रोजन का एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो N+ बनेगा और E बनेगा। और ऐसी कई सारी गैसेस हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। एनीवेज, तो अब बच्चों क्या हुआ कि आपको याद होगा कि कैथोड रे का एक कैरेक्टरिस्टिक यह था कि इस ट्यूब में आप कोई भी गैस डाल दीजिए, लेकिन वो जो कैथोड रे थी उनकी प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन ही नहीं होता था, वो एक जैसी ही रहती थी कैथोड रेस। कारण क्या है? कारण यही है कि जैसे हमने हाइड्रोजन का यूज किया तो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है, फिर हमने नाइट्रोजन का यूज किया तो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है। हम किसी भी गैस का यूज करें, हमारा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही है। और ये जो मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया है, ये क्या है? ये है गैस का आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है गैस का आयंस में या न्यूट्रल एटम को आयंस में तोड़ना, है ना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आयनाइजेशन ऑफ गैस, है ना, या गैसेस भी कह सकते हैं आप। जब तक गैस आयनाइज नहीं होगी तब तक चार्ज जनरेट ही नहीं होगा। जब चार्ज जनरेट ही नहीं होगा तो चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा।
तो गैस का आयनाइजेशन उसके लिए अच्छा खासा वोल्टेज चाहिए और आपको प्रेशर कम चाहिए इस ट्यूब में। एनीवेज, तो मेन बात ये हो रही थी कि भाई कोई भी गैस ले लें तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है या जो उसका एनायन है वो तो हर गैस में इलेक्ट्रॉन ही, उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो इसलिए पता चला कि भाई कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप अंदर कोई भी गैस ले लीजिए, सबसे एक ही पार्टिकल रिलीज होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर कहें कि हाइड्रोजन गैस ली तो कैटायन कौन सा, तो आप कहेंगे H+। नाइट्रोजन गैस ली तो कैटायन कौन सा, तो आप कहेंगे N+। कोई और गैस ली तो उसका कैटायन अलग। तो यहां पर बड़ा चक्कर है। चक्कर क्या है? चक्कर ये है भाई कि हमारा जो कैटायन है वो गैस को बदलने से बदल जा रहा है, लेकिन एनायन गैस के बदलने से नहीं बदलता है। तो ये जो गोल्डस्टीन वाली एनोड रेस थी, ये एनोड रेस की प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंडेंट होगी कि आपने उस ट्यूब के अंदर गैस कौन सी ले रखी है, और गैस जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे एनोड रेस की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है एनोड रेस में और कैथोड रेस में। अच्छा, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाद बाकी कैथोड रेस भी तेजी से मूव करती है, एनोड भी तेजी से मूव करती है। और ये भी जो है ऐसे नहीं देख सकते आप, कैथोड रेस को भी आप ऐसे दिखलाई नहीं पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम एनोड को परफोरेटेड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से गुजरते हैं तो फ्लोरोसेंस जनरेट करते हैं, या कैथोड को परफोरेटेड करते हैं, ये फ्लोरोसेंस जनरेट करते हैं, पोस्ट कैटाइंस। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस जो है, एक तो ये डिफरेंस मूवमेंट का ही है कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और ये जो कैटायन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, तो मेन तो ये तो डिफरेंस हो ही गया, तो चार्ज के चलते हैं। लेकिन जो और जब बात याद रखने की है वो ये है कि कैथोड रेस को इस बात से एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं है कि गैस कौन सा है, क्योंकि हर गैस से जो एनायन निकलने वाला है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन कैथोड रेस की जगह अगर एनोड रेस की बात करें तो गैस को चेंज करने पर क्या होगा, आपका कैटायन बदल जाएगा, कैटायन बदल जाएगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, तो बच्चों अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एनोड रेस हैव almost similar characteristic as cathode rays तो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, क्योंकि ये भी रे है और ये भी रे। जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है? सो मेन डिफरेंसेस आर, जो उनमें मेन डिफरेंस है वो क्या क्या है? तो बच्चों पहला डिफरेंस है वो तो एक्सपेरिमेंट से ही जग जाहिर है, इनके मूवमेंट का डायरेक्शन। तो जो पहला डिफरेंस है वो क्या है? अगर हम बात करें बच्चों एनोड रेस की, तो एनोड रेस का मूवमेंट होता है एनोड टू कैथोड। लेकिन अगर बात कैथोड रेस की की जाए तो इनका मूवमेंट उल्टा हो जाता है। मतलब ये एनोड की तरफ मूव करते हैं, और उल्टा थोड़ा मैंने बना दिया, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। हम अपने फिगर में जिस साइड एनोड कैथोड बनाए हैं उसी साइड बना के लिखते हैं। तो एनोड रेस जो है उनका जो मूवमेंट है बच्चों, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड। आप इस तरह से याद रखिए, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड। और जो कैथोड रेस है तो कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड। बस नाम से आपको
उनका काम याद रहेगा। तो ये तो रहा पहला डिफरेंस। अच्छा, as cations, कौन से कैटायंस बच्चों? ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस, आयनाइजेशन ऑफ गैस। सो as cations depend upon gas inside tube, comma, nature of these anode rays is dependent over gas in discharge tube, यहीं पर बच्चों हम बगल में एक पुरानी बात है, चूंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं, पुरानी बात है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल generated due to ionization of gas is always electron irrespective of gas, बच्चों गैस कोई भी होती रहे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन रहना है, Therefore, properties of cathode rays are independent of gas in discharge tube। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो प्रॉपर्टीज कैथोड रे की हम बात करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई भी गैस बनी रहे, सबके लिए एक समान प्रॉपर्टीज आती हैं, सबके लिए एक ही जैसे कैथोड रेज आते हैं। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि कैथोड रे का मतलब हुआ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का समूह विच इज मूविंग, दैट इज कैथोड रेज। तो अब कोई भी गैस हो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कोई भी गैस बनी रहे, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो तो भैया हमेशा ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनोड रेज में ऐसी सुविधा नहीं। चलिए, तो एनोड रेज का जो नेचर है, जो एनोड रेज का नेचर होता है, वो बच्चों हमेशा क्या होता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है। डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली गई है, सो दैट इज द एनोड रेज। जैसे अगर इन एनोड रेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो एक Q/M रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस Q/M रेशियो से हम समझेंगे कि कैसे गैस के बदलने पर ये Q/M रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक, तो बच्चों जरा गौर करिए, जैसे हम आपको दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो हो गया H+ और एक बात करते हैं N+ की। थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। So here is your H+ and here is your N+। अब
एक तो ये बच्चों दोनों ही कैटाइन है ना, ये दोनों ही कैसे, दोनों ही कैटाइन है जो कि गैस के आयनाइजेशन के चलते रिलीज हुए। नाउ लेट्स सी द चार्ज ओवर बोथ। तो दोनों के ऊपर एक एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर भी +1 यूनिट चार्ज है और इसके ऊपर भी +1 यूनिट चार्ज है। या +1 यूनिट चार्ज का मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है +E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उतना पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 यूनिट का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, E। एनीवेज अब चार्ज हो गया बच्चों एक एक यूनिट दोनों में इक्वल है। मास की बात करते हैं, मास की बात करते हैं। मास कैसे लिखोगे? अब ये हाइड्रोजन है, मास तो मेरे लिए न्यूक्लियस का ही मास होता है। तो मास की अगर बात करें तो यहां पर चूंकि हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन आपने निकाल ही दिया है, तो यहां पर एक प्रोटॉन है। वैसे तो इस समय तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, मतलब प्रोटॉन के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई इसका मास पूछे तो इसका मास हो गया यानी कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और अगर N+ की बात करें तो N+ का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में हो जाता है 7 प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, और उसमें 7 ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि उसका जो मास नंबर होता है दैट इज 14, है ना। तो अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए Q/M रेशियो लिखें, अगर हम हाइड्रोजन के लिए Q/M रेशियो लिखें, Q/M फॉर हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E विच इज चार्ज, एंड व्हाट इज द मास, मास इज मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 1 एज देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन। अब यही Q/M रेशियो अगर हम बच्चों इस नाइट्रोजन के लिए, इस N+ के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, चार्ज तो उतना ही है, मास कितना है। तो इस नाइट्रोजन में चूंकि इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उनका मास बहुत कम होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो चलो इन्हीं का मास लिखते हैं। तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, बट देयर आर 7 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, एंड अगेन देयर आर 7 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो Q/M रेशियो है, जिसे कि आप स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, Q चार्ज पर यूनिट मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। तो ये Q/M रेशियो दोनों में अलग अलग हो गया, H+ के लिए अलग हो गया, N+ के लिए अलग हो गया। अब जैसे जैसे आप हैवियर गैस की तरफ जाएंगे और बड़े एटम की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे उसका मास और बढ़ते चला जाएगा, तो Q/M रेशियो और कम होते चला जाएगा। और सबसे छोटा एटम तो H+ है, तो नेचुरली जो सबसे बड़ा Q/M रेशियो आएगा वो तो H+ के लिए ही आना है। सो व्हाट इज दिस Q/M रेशियो, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, Q/M। ओके, तो इन 2 कैलकुलेशन से ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि हाँ सर ये तो आप ठीक बता रहे हैं, तो जो Q/M रेशियो है वो H+ का नेचुरली हायर होगा किसकी तुलना में, इस N+ की तुलना में। और अगर और कोई बड़ा एटम ले लेंगे आप नाइट्रोजन से ही बड़ा, तो Q/M, चूंकि Q तो सबके लिए एक एक यूनिट ही है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करके देख रहे हैं, और मास सबका बढ़ता चला जाएगा, तो Q/M रेशियो घटता चला जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि भाई Q/M रेशियो ये जो कैथोड रेज हैं या जो कैटाइंस हैं उसमें हाईएस्ट किसका होगा, तो यू विल से दैट इट इज हाईएस्ट फॉर H+, है ना। ये किसके लिए हाईएस्ट होगा, ये हाईएस्ट होगा H+ का, H+ के लिए। तो अब जो गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन ने यहां तक बताया, गोल्डस्टीन ने यह बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये मूव करते हैं, एनोड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई जो है एक सिंगल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज उसको आइडेंटिफाई नहीं किया।
उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जैसे ये 86 में हुआ था गोल्डस्टीन वाला, 1886 में। तो फिर बच्चों लगभग 12 ईयर्स आफ्टर, ये जो मैंने आपको बताया कि Q/M रेशियो H+ के लिए मिनिमम होगा, तो एक साइंटिस्ट आए विलहेल्म वीन। उन्होंने फिर ये बात बाद में इसको सर्टिफाई किया कि जो Q/M रेशियो है वो Q/M रेशियो हाइड्रोजन के लिए जो है वो कैसा है, वो हाईएस्ट है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। M चूंकि सबसे कम होगा तो हाइड्रोजन के लिए Q/M रेशियो की हाईएस्ट वैल्यू होगी, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो कब होगा कि नीचे जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मिनिमम होता जाएगा। तो Q/M की जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो विलहेल्म वीन जो थे उन्होंने मतलब 1898 में बताया कि हाइड्रोजन आयन के लिए वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो उस बात को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज वाला मामला निपट गया। अब हम आपको बस ये जो Q/M के रेशियो का जो मैक्सिमम वैल्यू था तो उन साइंटिस्ट के विषय में आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज वाला मामला दी एंड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना होगा, एक साइंटिस्ट हुए विलहेल्म वीन, WILHELM और WEIN, विलहेल्म वीन। तो विलहेल्म वीन का क्या रोल था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था बच्चों? इनका वही कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या किया कि जो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, तो उसे अलग अलग गैस के लिए उन्होंने Q/M की वैल्यू कैलकुलेट की एंड ही फाउंड दैट इट हैज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर H+ आयन। तो इन 1898 he told that, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो Q/M की मैक्सिमम वैल्यू है, ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, he told that H+ ion had maximum specific charge, or you can say maximum value of Q/M, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q/M। तो सबसे बड़ा चार्ज मास रेशियो Q/M को ऐसे भी लिख देते हैं कि H+ had maximum चार्ज टू मास रेशियो, तो ये तो था विलहेल्म वीन ने जो बताया कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो सबसे अधिक किसमें है, H+ में है इन आयनाइज्ड गैसेस। जितनी भी गैसेस आयनाइज्ड हुई उसमें सर्वाधिक ये जो Q/M आया वो किसके लिए आया, दैट वाज फॉर H+। ओके, तो ये तो बात थी। तो गोल्डस्टीन ने केवल इतना बताया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं और उनका मूवमेंट एनोड से स्टार्ट होता है, बस। इसके आगे प्रोटॉन क्या होता है इसकी कोई चर्चा गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में नहीं है। इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट गोल्डस्टीन को नहीं जाता है, वो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड जी को। तब सवाल है कि सर रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या बता दिया कि जिससे कि उन्हें प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया। देखो समझते हैं। तो बच्चों ये जो गोल्डस्टीन का अगर कंक्लूजन किया जाए तो नो डाउट उन्होंने एनोड रेस की तो डिस्कवरी की, बट उन्होंने कोई ऐसा जैसा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है वैसा कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के विषय में वो नहीं बता पाए। तो जो गोल्डस्टीन थे, सो गोल्डस्टीन couldn't identify
couldn't identify a single positively charged particles couldn't identify a single positively charged particle existing in nucleus of all atoms। जैसे कि हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बस इतना बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इनके जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये पता चला कि हर गैस का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अलग अलग है ना। सो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट comma, positively charged particles एग्जिस्ट तो करते हैं, ये तो तय हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट, लेकिन वो कैसे थे? वो जो थे वो डिफरेंट थे फॉर डिफरेंट गैसेस। ऐसा गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से तो हमें इतना ही पता चला। अब ये तो रही बात गोल्डस्टीन की, एनोड रेस की बात निपटी। अब बात आती है प्रोटॉन कहां से पैदा हुआ, प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला। देखो प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चला। अब बच्चों इस लेक्चर का हम लोग दूसरा सेक्शन करने जा रहे हैं, दैट वाज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्लीज डू नॉट मिक्स डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विथ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक का क्रेडिट गोल्डस्टीन के पास है और एक का क्रेडिट रदरफोर्ड के पास है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की? तो सबसे पहले तो इनका नाम ही लिख लेते हैं। तो इसका जो क्रेडिट है दैट गोज टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ERNEST RUTHERFORD एंड द ईयर। वैसे उन्होंने तो 1917 में ही एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, बट दैट वाज पब्लिश्ड और यू कैन से रिकॉग्नाइज्ड इन 1990। तो 1919 ही हम लोग याद रखते हैं, ठीक। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, सोचो लगभग 30 वर्ष बाद, 33 वर्ष बाद जो है तब प्रोटॉन आया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी में कितने साल लग गए? इट टुक ऑलमोस्ट 33 years आफ्टर वो जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था गोल्डस्टीन का, उसके बाद 33 साल बाद प्रोटॉन की चर्चा हुई या प्रोटॉन के बारे में क्लैरिटी हुई। देखिए क्या हुआ। तो रदरफोर्ड को क्यों इसका श्रेय मिलना चाहिए, रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया समझते हैं, और फिर उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो भी समझते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये जो प्रोटॉन की डिस्कवरी जिस एक्सपेरिमेंट के चलते हुई उसको समझा जाए। देखिए रदरफोर्ड जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैवेंडिश लेबोरेटरी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का, तो उसके डायरेक्टर थे। तो ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वॉज इन ऑक्सफोर्ड, लंदन। और उसके बाद बच्चों जो अभी हम लोग न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे वो कैवेंडिश लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, एंड
वो जो चैडविक थे न्यूट्रॉन की जिन्होंने डिस्कवरी की, वो क्या थे, इन्हीं के अंडर में उन्होंने पीएचडी की। रदरफोर्ड उनके सीनियर थे, गुरुजी थे ऐसा कह लें। और फिर वो डेप्यूटी डायरेक्टर बने और ये डायरेक्टर थे इन द सेम डिपार्टमेंट। एंड देन ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। बट उसकी भी, न्यूट्रॉन की भी पटकथा जो है काफी हद तक रदरफोर्ड ने लिखी थी। चलो हम न्यूट्रॉन का जब नंबर आएगा तो बताएंगे। पहले तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कैसे की, देखो कैसे की। रदरफोर्ड ने क्या किया कि हवा में अल्फा पार्टिकल्स छोड़े, है ना। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए टर्म आएगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स। और ये टर्म आएगा आपके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में भी। तो अल्फा पार्टिकल होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ हीलियम का न्यूक्लियस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है भाई? देखो, हीलियम एटम क्या है? हीलियम एटम है 2He4। तो इस हीलियम के एटम में क्या है कि दिस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और उसके साथ साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में क्या हो जाता है बच्चों? 2 होते हैं प्रोटॉन्स और देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। सो व्हाट इज अ हीलियम एटम? Helium atom consists of 2 proton, 2 neutron and 2 electron. And these protons and neutrons are inside the nucleus. So what is alpha particle? तो अगर हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देने होंगे, रिलीज कर देने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने होंगे, तब हमारे पास आएगा He2+। तो He2+ क्या है? He2+ है ओनली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। वाई? क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट थे, एक न्यूक्लियस और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो केवल न्यूक्लियस बचा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को He2+ ही कहा जाता है ना। समटाइम्स दिस अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज alpha2+। Sometimes this alpha particle is also represented as 2He4। अब सर ऊपर वाले तो 2 रिप्रेजेंटेशन कायदे के लग रहे हैं, आपने बताया, ठीक है, आपकी बात सहमत है कि He2+ लिखिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और अल्फा का नाम लिखें और उसके साथ साथ 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ये भी ठीक है। लेकिन सर ये तो कतई ठीक नहीं है। अल्फा पार्टिकल को आप 2He4 कैसे लिख सकते हैं? ये तो हीलियम का एटम हो गया। और अभी आपने बताया कि हीलियम के एटम में से ये जो है एटम है, और एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो न्यूक्लियस जो होगा उसको ना अल्फा पार्टिकल कहेंगे। फिर आप यहां पे एटम क्यों लिख दिए? बच्चों, समटाइम्स अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा लिखने के पीछे ये कारण है कि किसी भी एटम में जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उसका मतलब होता है जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट है वो दरअसल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट है वो दरअसल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर ये 2He4 अल्फा पार्टिकल लिखा जाता है कई जगह, अधिकतर हर जगह लिखा जाता है, तो उसका रीजन ये है कि इसके लिखे होने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है और टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स है, या यूं कह लें कि 2 प्रोटॉन हो गए और 2 ही न्यूट्रॉन्स हो गए। तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज ओवर दिस कि सर ये तो He2+ होना चाहिए, तो आप हीलियम का एटम लिख दिए। ये देखने में हीलियम का एटम लग रहा है, लेकिन दरअसल ये हीलियम का एटम नहीं है, ये दरअसल अल्फा पार्टिकल ही है। और अल्फा पार्टिकल का बस ये मतलब है कि यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट में चूंकि अल्फा पार्टिकल का जिक्र आया तो मैंने पहले आपको ये बता दिया कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तब तो आप समझ पाएंगे कि रदरफोर्ड का, ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अच्छा ठीक है, अब चलो उस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए। अच्छा एक बात और भी कर सकते हैं, जैसे समटाइम्स इट इज व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो आपने समझ लिया ये हीलियम का न्यूक्लियस है। समटाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज कि अल्फा पार्टिकल इज अ बंडल ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्या है ये अल्फा पार्टिकल में He2+ में क्या बचा, ये तो निकल गया, तो बचा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ही बचे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसको भी लिख लेते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल को बच्चों ऐसे भी समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज अ बंडल ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ठीक, प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज लगा दी, क्योंकि ये जो होता है पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन्स तो कैसा रहता है, ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उन्हें ये बात पता, तब किसी को नहीं पता था कि प्रोटॉन नाम का भी कोई चीज होता है। तो अल्फा पार्टिकल तो होता था, बट उसमें अंदर 2 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की तो बारे में कोई जानता ही नहीं था, ना न्यूट्रॉन के बारे में जानता था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे सीनियर है। थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, सो ये सीनियर मोस्ट है। उसके बाद फिर डिस्कवरी हुई इस प्रोटॉन की, उसके बाद आखिरी में आया न्यूट्रॉन, है ना। तो ये सीनियरिटी है, या इसका क्रोनोलॉजी भी कह सकते हैं आप। द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड was electron by J.D. Thomson, then come to proton by Rutherford, and then the last is neutron by Chadwick। तो चैडविक का भी नंबर आया नहीं, अगले लेक्चर में आएगा। तो बच्चों अब आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि हवा में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उछाले, मतलब ही शॉट अल्फा पार्टिकल इनटू द एयर। तो जो अपना वायुमंडल है या जो एयर है, उसमें अधिकतर, मतलब जो मैक्सिमम अबंडेंस है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को हवा में उछाला, या ही शॉट द अल्फा पार्टिकल इनटू द एयर, तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे वो नेचुरली नाइट्रोजन के एटम से टकराए। तो क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ। तो जब ये अल्फा पार्टिकल हो गया ना, और ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटम हो गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है उसकी सबसे ज्यादा दिखता है अपने वायुमंडल में। तो व्हेन ही शॉट दीज अल्फा पार्टिकल्स, सो दे कोलाइडेड विद द नाइट्रोजन एटम। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब ऐसा हुआ तो इससे क्या हुआ कि बच्चों एक जो पार्टिकल जनरेट हुआ, वो पार्टिकल वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलता जुलता था। रदरफोर्ड ने क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल को हवा में शॉट किया, तो उनके जो डिटेक्टर थे या जो उनके जो इक्विपमेंट्स थे, सो विद दोज इक्विपमेंट्स उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि इसके चलते जो एक नया पार्टिकल जनरेट हो रहा है ड्यू टू कोलिजन ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल विद नाइट्रोजन एटम, दैट न्यू पार्टिकल वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो दरअसल इस रिएक्शन में क्या होता है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक तो बन जाता है O17 और उसके साथ बनता है 1p1।
देखो जरा गौर से, जो नीचे वाली सबस्क्रिप्ट है वो भी बैलेंस होनी चाहिए, ऊपर वाली भी बैलेंस होनी चाहिए। तो 7 और 2 9, मतलब 9 प्रोटॉन्स हो गए। यहाँ पर 8 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन यहाँ होना चाहिए, तो 1। और टोटल न्यूक्लियॉन्स यहाँ 14 और 4 18 है, यहाँ 17 हो गया, तो यहाँ भी 1। तो रदरफोर्ड यूजिंग his detectors or equipments, he found a very remarkable thing that एक तो ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन 17 मिल गया, तो उसको तो उन्होंने छोड़ दिया। जो दूसरा मिला तो वो जो दूसरा था वो लगभग वैसा ही था या एकदम वैसा ही था जैसा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि मतलब वो तो एकदम वैसे ही था, और आप समझ भी पा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें एक ही प्रोटॉन है ना, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी क्योंकि एक ही है तो न्यूट्रॉन्स भी नहीं है। तो ये क्या है? ये दरअसल 1H+1 है। H+ क्या होता है? या केवल ऐसे ना लिखें, केवल इसको H+ भी लिख दे तो भी सही है। H+ क्या है? What is H+? H+ is nucleus of hydrogen। तो उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल निकला ये तो यार हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकल आया, और ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो इसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को फिर उन्होंने प्रूव किया कि ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ये हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और इसी बात से ये पता चला कि ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और फिर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को नाम दिया गया प्रोटॉन। फिर क्या नाम दिया गया इसको? प्रोटॉन। तो शुरुआत कहां से की रदरफोर्ड ने? इस एक्सपेरिमेंट से। तो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला? H+ मिला। फिर उन्होंने बाकी सारी गैसेस में, काफी गैसेस में ये प्रूव किया, बाकी बहुत सारे न्यूक्लियस में प्रूव कर दिया कि जो H+ का न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, कोई भी गैस बनी रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो चूंकि H+ का न्यूक्लियस हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो फिर जब ये सिद्ध हो गया तब फिर इस पार्टिकल को बोला गया प्रोटॉन, और ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल की कैटेगरी में आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन हर एटम में प्रेजेंट था वैसे ही ये प्रोटॉन भी हर एटम में प्रेजेंट था। तो इसलिए इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को तब नाम दिया गया प्रोटॉन, एंड द क्रेडिट गोज टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एंड द मेन थॉट बिहाइंड दिस डिस्कवरी वॉज दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए उन्होंने क्या देखा। उन्होंने क्या देखा कि he noticed that when alpha particle were shot in air, when alpha particles were shot in air, और एयर में क्या है? एयर का अधिकांश हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन एटम से बना है। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एयर में शॉट किया, उनका जो इक्विपमेंट था उसका भी जिक्र पाया जाता, तो उसको भी मैं लिख देता हूं। हेज scintillation indicator was the equipment. Scintillation. आप इस नाम को बच्चों भूल जाएं, कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। याद रखें तो बहुत अच्छा। वो जो इंडिकेटर था या वो जो इक्विपमेंट्स था जिसकी हेल्प से उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो ऑक्सीजन के अलावा निकल रहा है
वो दरअसल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। उस इक्विपमेंट का नाम था सिंटिलेशन इंडिकेटर। तो हिज सिंटिलेशन इंडिकेटर या डिटेक्टर, नॉट इंडिकेटर, थोड़ा मैंने गलत कर दिया, सिंटिलेशन डिटेक्टर था इसका नाम। ठीक कर देते हैं भाई, गलत नहीं लिखना चाहिए तो ना लिखा जाए, और लिखा जाए तो ठीक लिखा जाए। तो सिंटिलेशन डिटेक्टर। ओके, अब ठीक है। So scintillation detectors showed his scintillation detectors detect the signature detect that a particle similar to hydrogen nucleus was resulted. Okay. तो अब जब रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया कि भैया ये जो है, जो पार्टिकल निकल रहा वो तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो उन्होंने फिर क्या किया, रदरफोर्ड तो स्पेलिंग ही गलत लिख दे रहा हूं, फर्दर proved that hydrogen nucleus was present in all other nuclei. In all other nuclei is a plural form, है ना, nucleus is singular. In all other nuclei. So this was actually described as the discovery of proton. यही जब प्रूव हो गया कि तो सब में है, तो इसको बोला गया प्रोटॉन, और यही थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। So this result was the discovery of proton. और ये कब हुआ बच्चों? ये हुआ 1919 में। ये कब हुआ? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये काम कब किया? मतलब वो 1917 में ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, बट इट वाज फर्दर रिकॉग्नाइज्ड इन 1919। इट वाज पब्लिश्ड इन 1919। तो ये था भाई तुम्हारा प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का मामला अलग है और एनोड रेस का मामला अलग है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो 30 साल पहले ही पता चल गया था, 30 साल बाद पता चला, इवन 33 ईयर्स आफ्टर, कि हर एटम में एक ही जैसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, जैसा कि हर एटम में एक जैसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है। सो क्रेडिट गोज टू मिस्टर रदर। अब बच्चों ये जो अपना प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का सिंबल, मास और चार्ज तो देख लेते हैं फटाफट। तो प्रोटॉन में अगर सिंबल की बात करी जाए, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट इज द मास एंड देन चार्ज। सिंबल, मास और चार्ज। तो वैसे ये सारी बहुत ही कॉमन बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं इनके विषय में, बट चूंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रही है तो प्रोटॉन जो पार्टिकल मिला उसके फाइनल एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो भी लिख लेने जरूरी है।
तो सिंबल प्रोटॉन को आप केवल P से भी दिखा सकते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज P प्लस और समटाइम इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज S प्लस। चूंकि हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इट सेल्फ इज अ प्रोटॉन, तो P से लिखेंगे या P प्लस भी लिख सकते हैं या H प्लस भी लिख सकते हैं। ओके, अब इस प्रोटॉन का जो मास होता है दैट मास इज 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्रोटॉन का मास है ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है अगर Me लिखा जाए, सो दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज द सीनियर मोस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही हल्का होता है और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज की। तो इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज आता है दैट चार्ज इज हाउ मच, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस या H प्लस। अच्छा, एक चीज और भी समझ लीजिए बच्चों, चूंकि अंतिम चरण में है हम लोग, तो ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करना तो चलिए ठीक है, वैसे उसको और प्रिसाइसली देखें तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 1p1 है ना। प्रोटॉन को 1, तो प्रोटॉन को लिखते हैं बच्चों 1p1 और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं -1e0। तो हमेशा ध्यान रखना है इस 1p1 और -1e0, इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दरअसल चार्ज को। ये जो 1 है या यहाँ पर जो -1 है ये क्या है? ये है अपना चार्ज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रहता है, बस क्या करते हैं कि एक प्लस माइनस का ही फर्क होता है। तो ये जो 1 यूनिट, इसमें चूंकि 1 लिखा हुआ है तो 1 यूनिट का मतलब हुआ दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज ऑल्सो नोन एज E, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको बच्चों 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं हम लोग इन सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। तो कोई पूछे 1 यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम विच इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, और ये जो ऊपर देख रहे हो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है मास को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। तो अब सवाल ये है कि इसका मास तो सर 1 यूनिट तो नहीं है, तो इस नंबर को कह दिया 1, यानी प्रोटॉन के मास को अगर हम 1 मान लें, प्रोटॉन के मास को अगर 1 अज्यूम कर लिया जाए तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 0 है। इसलिए इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इन्हें भी समझना चाहिए कि 1p1 और -1e0, क्या 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 0 है? नो, ये 0 बच्चों रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ दिस प्रोटॉन। तो 1 लिखा गया है इसके लिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और उसी तरह से 0 लिखा गया है इसके लिए। अब ये 0 तो है नहीं, लेकिन इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत कम है, 1840 गुना है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको 0 लिखते हैं। सो विद दिस अब हम लोगों ने ठीक से सारा काम कर लिया। रदरफोर्ड के विषय में पढ़ लिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, उसका सिंबल, मास, चार्ज, ये सब पढ़ लिए, एंड दिस इज डन। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों।